हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद साथी में। दोस्तों, आज हम डीलेट प्रथम सेमेस्टर का जो विषय है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, उसका प्रथम चैप्टर जिसका नाम है शिक्षण एवं संप्रेषण। क्या नाम है? शिक्षण एवं संप्रेषण। यह चैप्टर हम लेके आए हैं और इसी के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। शिक्षण के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी जुड़ जाइए। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम विद साथी में आप लोगों को डीलेट प्रथम सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट के अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे। आप बाकायदा जाइए, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, क्योंकि यह जो नोट्स हैं आपके सीटेट, टेट, केवीएस हर कंपटीशन एग्जाम में काम आएंगे। तो देखते हैं शिक्षण एवं संप्रेषण में कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है, शिक्षण की परिभाषाएं क्या होती, इसके बारे में हम आज की क्लास में देखते हैं। शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। द्विमार्गी प्रक्रिया कैसे? क्योंकि इसमें दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक तो अध्यापक की और दूसरा विद्यार्थी की। शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों के द्वारा ही ये शिक्षण प्रक्रिया ही संभव है। अगर इनमें से एक नहीं होगा तो शिक्षण प्रक्रिया संभव नहीं है। इसीलिए कहा गया है शिक्षण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। जिसके द्वारा जो होता है विचारों का आदान प्रदान होता है शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य, यानी कि अध्यापक और स्टूडेंट के मध्य। शिक्षण का क्या अर्थ है? शिक्षण का अर्थ है पढ़ना। शिक्षण का अर्थ है पढ़ना, शिक्षा देना, ज्ञान देना। शिक्षण का क्या अर्थ है? पढ़ना, शिक्षा देना और ज्ञान देना। यह शिक्षक शिक्षार्थी की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। यह जो प्रक्रिया है शिक्षक एवं शिक्षार्थी अर्थात स्टूडेंट एवं टीचर के दोनों के होने पे ही यह संपन्न होती है, यह प्रक्रिया। एवं इससे अंतःक्रिया का माध्यम पाठ्य वस्तु होता है। मतलब ये जो अंतःक्रिया का जो माध्यम होता है, पाठ्य वस्तु होता है, इसी के द्वारा ही शिक्षक शिक्षार्थी दोनों ही आपस में अंतःक्रिया करते हैं। इसका माध्यम क्या होता है? पाठ्य पुस्तक होता है। अब देख लेते हैं कि शिक्षण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो मनोवैज्ञानिकों ने दी है उस पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। कुछ विद्वानों ने इस पर अपनी एक अलग परिभाषाएं दी हैं, उसमें भी हम लोग नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि इसमें से प्रश्न बन जाता है। जैसे कि परिभाषा दी होगी और पूछा जाएगा यह परिभाषा किसने दी है, इसलिए इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लें और ये चीज़ जो है इसको इग्नोर ना करें कि हम किसी की परिभाषा क्यों याद करें। क्योंकि अगर आप परिभाषा नहीं याद करेंगे, अगर एग्जाम में प्रश्न आ गया कि यह परिभाषा किसने दी, तब आप लोग उसका सही से उत्तर नहीं दे पाएंगे। जब सही से उत्तर नहीं दे पाएंगे तब आप लोगों के 1 नंबर या 2 नंबर कट जाएंगे। इसीलिए इस पर भी विशेष ध्यान दीजिए। कहा है एडमंड एमीडन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है दो लोगों के बीच में, जो कक्षागत परिस्थितियों और वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक तथा विद्यार्थियों के मध्य होती है। कुछ लक्ष्य होते हैं जीवन के, उनको प्राप्त करने के लिए यह क्रिया शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य होती है। ऐसा किसने कहा? एडमंड एमीडन ने ऐसा कहा। अब देख लेते हैं रायबर्न के अनुसार इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा, रायबर्न जी ने कहा, शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु होते हैं। कितने केंद्र बिंदु बताया इन्होंने? कि शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु होते हैं। नंबर 1 शिक्षक होता है, बालक होता है यानी कि विद्यार्थी, एवं पाठ्य वस्तु। पाठ्य वस्तु यानी कि जैसा कि हमारे डीलेट प्रथम सेमेस्टर में पाठ्य वस्तु कौन कौन सी हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द शिक्षक एवं शिक्षार्थी डिस्कस करते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाता है। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध, इन तीनों में जो है किया जाने वाला एक संबंध है शिक्षण। ऐसा कहा है रायबर्न ने। अब देखते हैं क्लार्क ने क्या कहा है। क्लार्क के अनुसार
शिक्षण प्रक्रिया बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु निर्मित की गई। जो बालकों में जो परिवर्तन, उनके अंदर नैतिकता, उनके अंदर शिष्टाचार की भावना लाने के लिए, उन्हें जीवन में कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण प्रक्रिया दी जाती है, ताकि उनके व्यवहार में परिवर्तन आए, वो अच्छी तरह से समाज में अंतःक्रिया कर सकें। अब देखते हैं शिक्षण के क्षेत्र, शिक्षण का क्षेत्र एवं प्रकृति। शिक्षण के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, उनकी प्रकृति के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। शिक्षण एक सौदेश्य प्रक्रिया है। सौदेश्य प्रक्रिया मतलब इसका कोई ना कोई पर्पजफुल प्रक्रिया है, कोई ना कोई इसका उद्देश्य होता है। शिक्षण का विशिष्ट उद्देश्य होता है जिनको ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है। हर कोई शिक्षण जब करता है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है कि इस उद्देश्य को मुझे प्राप्त करना है। इसीलिए कहा गया है शिक्षण एक विशिष्ट उद्देश्य है जिसको ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है। इसका एक निश्चित लक्ष्य होता है। जब भी हम लोग कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं, कोई ना कोई उसका एक लक्ष्य होता है जिन्हें शिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिसको शिक्षण के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षण एक सौदेश्य प्रक्रिया है। अब दूसरा देख लेते हैं, शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अंतः प्रक्रिया। इसके बारे में क्या बताया है? शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया कैसे है? क्योंकि शिक्षक अथवा शिक्षार्थी दोनों में से यदि कोई भी अनुपस्थित रहेगा, शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों में से अगर कोई भी अनुपस्थित रहेगा तो यह कार्य संभव नहीं है। अगर जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा रहा हूँ, या फिर आपके विद्यालय में एक शिक्षक हैं और आप लोगों को कुछ पढ़ा रहे हैं, अगर आप विद्यालय में नहीं जाएंगे तो अंतःक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि ये दो लोगों के बीच में अंतःक्रिया होती है, एक शिक्षक एवं शिक्षार्थी, स्टूडेंट और टीचर के मध्य। यही यहाँ पे कहा गया, अगर इसमें से एक अनुपस्थित रहेगा तो यह कार्य संभव नहीं होगा। इसमें परस्पर दोनों के मध्य अंतःक्रिया होती है। अब चलिए देख लेते हैं, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? विकासात्मक, क्योंकि इसमें तीनों पर ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक का विकास होता है शिक्षण के माध्यम के द्वारा। इसीलिए कहा गया शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। और चौथा क्या है? चौथे पे हम देख लेते हैं। चौथे में कहा गया शिक्षण एक सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया? सामाजिक भी है और व्यावसायिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसे जीविकोपार्जन के रूप में शिक्षक द्वारा प्रयोग किया जाता है। कैसे जीविकोपार्जन? जैसे कोई शिक्षक है, वो आप लोगों को शिक्षा दे रहा है, तो उसकी भी जीविका, जैसे आप लोग जीविकोपार्जन उसकी कैसे होती है? जब आप लोग उसको फीस देते हैं तो उसकी भी जो डेली लाइफ में कुछ उसकी जो घरेलू आर्थिक जो प्रॉब्लम होती हैं वो सब दूर होती है, तो कहीं ना कहीं उसकी जीविका चलती है। वो जो भी अपने जीवन में जो भी अन्य चीज़ें जो खरीदता है मार्केट से, और जो अपनी उपयोगी चीज़ें हैं वो किसके माध्यम से खरीदता है? जब वो शिक्षक है, शिक्षक जब है तब उसको कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं। तभी यहाँ पे कहा गया है कि इसे जीविकोपार्जन के रूप में शिक्षक द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसलिए यह एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। यह व्यावसायिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि यह शिक्षक जब शिक्षार्थी को कुछ अपना नॉलेज, अपने जो भी उसने जीवन भर में एकत्र किया है, जो भी उसने अध्ययन से नॉलेज गेन किया है, वो शिक्षार्थियों को प्रदान करता है, और शिक्षार्थी उसको क्या देते हैं? पैसे देते हैं। इसलिए कहा गया है यह एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। इस प्रकार शिक्षण की प्रकृति जो है व्यावसायिक एवं सामाजिक है, दोनों ही है। और हम देख लेते हैं, कहा गया है शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया। कैसी है? शिक्षण जो है निर्देशन की प्रक्रिया है। प्राचीन काल में निर्देशों को वृक्ष के पत्तों पर लिखकर दिया जाता था। प्राचीन काल में ऐसा था, जब भी कोई निर्देश दिया जाता था उसको पत्तों पे लिख दिया जाता था, क्योंकि उस टाइम आज के समय की तरह कागज उपलब्ध नहीं थे। इसलिए पत्तों पे जो भी कोई निर्देश देने होते थे पत्तों पे लिख दिया जाता था। परंतु अब पुस्तकों की कमी नहीं तथा शिक्षण के द्वारा मार्गदर्शन दिया जा सकता है। अब पुस्तकों की कमी नहीं, अब शिक्षण के द्वारा मार्गदर्शन कैसे दिया जा सकता है? अपने विचारों को एक किताब में लिख के, अब
अन्य लोगों तक पहुंचाकर उनका मार्गदर्शन किया जा सकता है, उनके जीवन को एक सही दिशा में लाया जा सकता है। इसीलिए कहा गया है शिक्षण निर्देशन की एक प्रक्रिया है। और कहा गया है शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया। त्रिध्रुवी प्रक्रिया किस तरह से है, तो आइए देखते हैं। विभिन्न विद्वानों ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया है। जो मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ब्लूम महोदय ने शिक्षण के निम्नलिखित 3 पक्ष बताए। कौन से पक्ष बताएं? प्रश्न बन सकता है कि ब्लूम महोदय ने शिक्षण के कितने पक्ष बताए हैं। अगर आप लोगों ने सही से अभी पढ़ेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, तो आप लिख सकते हैं कि ब्लूम महोदय ने शिक्षण के 3 पक्ष बताए हैं। एक तो शिक्षण उद्देश्य, सीखने के अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन। सबसे पहले शिक्षण के कुछ उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं, फिर जब उन उद्देश्यों पर चर्चा होती है, उन उद्देश्यों पर क्रियाएं होती हैं, तब बच्चे में कुछ सीखने का अनुभव प्राप्त होता है। जब उसके अंदर सीखने का कुछ अनुभव प्राप्त होता है तो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तभी ये कहा गया है, ब्लूम महोदय ने कहा है, शिक्षण जो है एक कैसी प्रक्रिया है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को यह चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। शिक्षण जो है भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। कैसे भाषा संप्रेषण का कार्य करती है? अगर आपको उचित शिक्षा मिलेगी तो आपकी जो भाषा संप्रेषण की जो क्षमता होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो देख लेते हैं इसके बारे में। शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को छात्र सरलता से समझ जाता है। जब शिक्षण प्रक्रिया होती है, जब शिक्षक किसी भाषा का इस्तेमाल करता है, तो उसके जो शिक्षार्थी होते हैं उसकी भाषा को बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में छात्र भी अपनी समस्याओं को भाषा के द्वारा शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जब शिक्षक जब अच्छी तरह से उनके सामने संप्रेषण करता है तो उनके द्वारा जो बोले गए जो वाक्य हैं उनको जो शिक्षार्थी है वो अच्छी तरह से समझ जाता है, और जब समझ जाता है तो वो भी प्रतिक्रिया के रूप में छात्र अपनी समस्याओं को भाषा के द्वारा शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। कैसे प्रस्तुत कर देता है? क्योंकि उसके पास नॉलेज है, उसने शिक्षा ग्रहण की है, इसीलिए अपने सही ढंग से अपना संप्रेषण करता है। अपने मन के जो विचार हैं, अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं, उनको बहुत अच्छे ढंग से शिक्षक के सम्मुख रखता है। इस प्रकार शिक्षण में भाषा एक संप्रेषण के रूप में कार्य करती है। भाषा जो है संप्रेषण यानी बातचीत के रूप में कार्य करती है। जितनी अच्छी उसकी शिक्षा होगी उसकी भाषा भी उतनी सरल एवं सुबोध होगी। जब अच्छी भाषा होगी तो अच्छी तरह से आचरण करते हुए अपने मन के विचार दूसरे के सम्मुख प्रकट करेगा। जैसे एक स्टूडेंट अपने टीचर के सामने अच्छी तरह से बोलता है, तो कैसे बोलता है? संप्रेषण के अंदर उसकी संप्रेषण की क्षमता उसके अंदर कैसे आई? संप्रेषण की क्षमता उसके अंदर सही नॉलेज गेन करने से आई, अच्छी शिक्षा लेने के कारण आई। तभी कहा जाता है कि शिक्षण जो है भाषा संप्रेषण पे भी अपना कार्य करती है और अपना असर छोड़ जाती है। अब हम देखते हैं शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की विशेषताएं भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों के 2018 में प्रश्न बना हुआ है, तो देख लेते हैं। अधिगम सीखने में सहायक। अधिगम सीखने मतलब कोई भी चीज़ है उसको सीखने में सहायक है, क्योंकि शिक्षण जब आप लोगों को होगा, सही शिक्षण होगा, तो आप लोग कोई भी चीज़ें अच्छे से सीख सकते हैं। सूचना संप्रेषण अपने जो मन के जो भाव हैं या आपको अगर किसी चीज़ के बारे में आप अगर सूचना देना चाहते हैं, सूचना संप्रेषण में भी शिक्षण जो होता है बहुत अच्छी तरह से कार्य करता है। कौशल क्षमता का विकास, जो बालकों में जो विभिन्न जो कौशल हैं उनका विकास जो है शिक्षण के माध्यम से ही किया जाता है। छात्रों का व्यवहार परिवर्तन। छात्रों का व्यवहार परिवर्तन कैसे? अगर वो अनैतिक कार्य कर रहा है तो उसको शिक्षण के माध्यम से ही उसको नैतिक कार्य के लिए उसको सही मार्ग पे लाया जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जो छात्रों के जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो शिक्षण के माध्यम से ही होता है। अगर उसको उचित शिक्षा मिलेगी तो उसके जो आचरण हैं वो ज़्यादा अच्छे होंगे। बेहतर संबंधों का निर्माण, जब उसको ज्ञान होगा, जब उसको अच्छी नॉलेज होगी, तो संबंधों को जो समाज में माता पिता से और अपने फैमिली से उसके अच्छे संबंध बनाकर वो चलेगा। उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति, उसके जो जीवन के जो उद्देश्य होते हैं उससे कुछ लक्ष्य होते हैं। प्रत्येक मनुष्य कोई ना कोई लक्ष्य लेके ही ये अपने प्रत्येक कार्य करता है। जब उसको सही शिक्षा
होती है, अगर उसको सही शिक्षण मिलता है तो वह अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्यों को जल्दी और आसानी से प्राप्त कर लेता है। अब चलिए देखते हैं शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं, इस पर भी प्रकाश डाल लेते हैं और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व क्यों है। शिक्षण का उद्देश्य संपूर्ण मानव का निर्माण करना है। शिक्षण का उद्देश्य क्या है? संपूर्ण मानव का निर्माण करना है, उसके अंदर नैतिकता की भावना लानी है। यही है शिक्षण का उद्देश्य। छात्रों में स्वयं उचित निर्णय लेने का गुण विकसित करना, कि हर निर्णय जो है वो किसी और अन्य पे डिपेंड ना रहे, वो अपने निर्णय, अपने जीवन के निर्णय वो स्वयं ले सके, ऐसा उनको आत्मनिर्भर बनाना ही शिक्षण का एक उद्देश्य है। शिक्षण द्वारा छात्रों की आंतरिक एवं बाह्य अनुभवों को सामंजस्य स्थापित करना, आंतरिक जो उसके अंदर जो विचार चल रहे हैं और बाह्य अनुभव जो उसके वातावरण से जो उसे अनुभव मिले हैं उनके बीच अच्छे से सामंजस्य स्थापित कर लेना ही शिक्षण का उद्देश्य है। और देख लेते हैं शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना कि वो अन्य चीज़ें अच्छी और आसानी तरीके से सीख सकें, उनको मोटिवेट करना शिक्षण का एक उद्देश्य है। क्योंकि छात्रों के प्रेरित ना होने पर शिक्षण अधिगम उपयुक्त नहीं हो सकता। अगर बच्चा ही एक्टिव नहीं होगा, बच्चा ही प्रेरित नहीं होगा तो शिक्षण अधिगम अच्छी तरह से नहीं हो सकेगा। इसीलिए ये शिक्षण अधिगम का उद्देश्य एक प्रकार से यह भी है कि जो छात्र हैं उनको अधिगम के लिए प्रेरित करना, ऐसी कुछ एक्टिविटी करके छात्रों के मानसिक शक्तियों का विकास करना। छात्रों की मानसिक शक्तियाँ जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक, समस्त जो उसकी जो मानसिक शक्तियाँ हैं उनका अच्छी तरह से विकास करना, ताकि वो एक अच्छा मानव, एक अच्छा इंसान बन सके। अब चलिए हम देख लेते हैं शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व। शिक्षण की आवश्यकता क्यों है और एवं उसका महत्व भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आप लोगों के प्रश्न बने, इस चैप्टर से काफ़ी प्रश्न बने हैं पिछली परीक्षाओं में। अब आगे की परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसीलिए आप लोग हर चीज़ अच्छे से अपने पेन लेकर और अपनी कॉपी लेके सारी चीज़ें नोट करते रहें और बार बार उसका रिवीजन करते रहें, क्योंकि ये चीज़ जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगी आपके आगामी एग्जाम परीक्षा के लिए। तो चलिए देखते हैं शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व। शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया गया है। शिक्षण एक कौशल युक्त प्रक्रिया कैसी है? कौशल युक्त प्रक्रिया क्योंकि इसमें बहुत सारे कौशल जो हैं बच्चा बहुत आसानी से अच्छे ढंग से सीख सकता है। शिक्षण का तात्पर्य ज्ञान प्रदान करना। क्या तात्पर्य? ज्ञान प्रदान करना शिक्षण का तात्पर्य है। छात्रों के व्यवहार एवं मनोवृत्तियों में शिक्षण द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है। जो छात्र के जो व्यवहार हैं, जैसा कि मैंने कहा है, पीछे भी कहा है कि जो बालकों में जो अनैतिक जो व्यवहार हैं, नैतिकता के उनके अंदर नहीं है, उनके अंदर नैतिक भावना लाई जा सकती है शिक्षण के माध्यम से। उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा देकर उनके अंदर नैतिकता की भावना लाई जा सकती है और उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। और चलिए हम देखते हैं क्यों आवश्यक है शिक्षण। देखते हैं वर्तमान तथा भावी जीवन में, वर्तमान जो इस समय चल रहा है और भावी जीवन में आने वाले समय में सफलता के लिए शिक्षण एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में, जैसे उसकी शिक्षण होगा, जैसा उसके पास ज्ञान होगा, वैसा ही आने वाले समय में वो अच्छा कर पाएगा, समाज में अपना अलग नाम बना सकेगा, कुछ समाज के लिए भी अच्छा कर सकेगा। शिक्षण बालक का सर्वांगीण विकास करने के साथ साथ उसके भावी जीवन के लिए तैयार करना, उसका सर्वांगीण विकास करने के साथ साथ उसका भावी जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए, उनसे लड़ने की क्षमता और अपने शिक्षण अधिगम के द्वारा, यानी जो भी उसने नॉलेज गेन की उसके माध्यम से हर समस्या का समाधान कर सकता है अपने आगामी जीवन में। अब चलिए हम इसका जो छठा कि महत्व है कि शिक्षण का क्यों आवश्यक है, इसका महत्व जो छठा है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। शिक्षण द्वारा छात्रों में सृजनात्मक शक्ति रहेगी। सृजनात्मक शक्ति मतलब कुछ नया सृजन करना, कुछ नया निर्माण करना उसके अंदर विकसित होता है, क्योंकि जब उसके अंदर नॉलेज होगी, जब उसको अच्छी नॉलेज होगी तो कुछ ना कुछ सृजन करेगा। सृजन जो भी करे वो उपयोगी भी होना चाहिए। जब उसको सही नॉलेज होगी तो जो भी सृजन करेगा उसके लिए उपयोगी होगा, समाज के लिए भी उपयोगी होगा। तभी कहा गया शिक्षण द्वारा छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, जिसके द्वारा छात्र नवीन ज्ञान की खोज करते हैं, नवीन चिंतन,
जैसे कि अच्छे राइटर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, जब उनके अंदर सृजनात्मक क्षमता होगी तथा नवीन आविष्कार आदि करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये होते हैं शिक्षण के महत्व। आशा करता हूँ आपको यह क्लास पसंद आई होगी। और अभी हाँ, इसमें बच्चे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं इस पर भी ध्यान दे लगते हैं। एक होती है व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत भिन्नताएं जैसे क्या होता है, अगर कोई देखो क्लास है उसमें कोई मंद बुद्धि वाला बालक है और कोई तीव्र बुद्धि वाला बालक है, तो ये जो चीज़ें हैं शिक्षण को प्रभावित करती हैं, क्योंकि इनको एक साथ दोनों लोगों को शिक्षा नहीं दी जा सकती। क्योंकि जो ज़्यादा मंद बुद्धि वाला जो बालक है और तीव्र बुद्धि वाला जो बालक है, अगर तीव्र बुद्धि के वाले बालकों पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो मंद बुद्धि वाले बालक और भी पीछे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करती है शिक्षण को यह चीज़। छात्रों के मनोशारीरिक स्तर, जैसे मनोशारीरिक स्तर, जैसे उनकी जो शरीर की कुछ ना कुछ समस्याएं जो होती हैं उनके शरीर में, और जो मनोशारीरिक जो समस्याएं होती वो भी कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करती हैं उनके शिक्षण अधिगम में। कक्षा का वातावरण, अगर कक्षा का वातावरण शांत नहीं है और वहाँ शोर शराबा मचता है और कुछ वहाँ बैठने के लिए व्यवस्था भी सही से नहीं है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं शिक्षण को प्रभावित भी करती हैं। और देख लेते हैं शिक्षण क्रिया का नियोजन। नियोजन मतलब प्लानिंग। अगर शिक्षण क्रिया का जो नियोजन है, प्लानिंग अगर सही से नहीं है तो यह भी जो है शिक्षण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। बाल केंद्रित एवं शिक्षण प्रविधि, अगर बाल केंद्रित शिक्षण प्रविधि नहीं होगी तो भी बालकों को यह चीज़ बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। आशा करता हूँ आपको यह जो चैप्टर है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं आप लोगों से अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर में नहीं, इसी चैप्टर का अगला जो भाग लेके आएंगे संप्रेषण, उसके बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में यह जो चैप्टर है शिक्षण एवं संप्रेषण आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।